अच्छा बेटा देखें, लास्ट क्लास में आप लोगों को ग्रुप 1 पढ़ाया था, ठीक है, और अब ग्रुप 4 स्टार्ट लेंगे। बराए मेहरबानी क्लास में आवाज़, अगर कोई सवाल पूछूं तो आवाज़ आ जानी चाहिए आप लोगों की। मुर्दार इंसानों की तरह मत रहना क्लास में, वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं होगा, ठीक है भाई। सर ग्रुप 2 भी होगा? नहीं बेटा, ग्रुप 2 से हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी नहीं है ना। हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी जो है वो ग्रुप 1, 4 और 7 से है, इन 3 ग्रुप से। मतलब देखो, किसी भी एलिमेंट को उठाकर किसी भी ग्रुप में ऐसे ही प्लेस नहीं कर सकते, उसके पीछे वजूहात होती है, यानी कि कुछ वजह होगी जो उसको उस ग्रुप में रखने के बारे में हम सोच सकते हैं। ग्रुप 2 में हाइड्रोजन को प्लेस करने के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, यानी कि किसी किस्म की कोई सिमिलैरिटी मैच नहीं करती। ये रीजन है, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, तो ग्रुप 4 के साथ जस्टिफिकेशंस देनी है हमें कि ग्रुप 4 के साथ हाइड्रोजन को क्यों प्लेस किया जाए। तो हमारा टॉपिक वही है कंटिन्यूटी में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। बात हम कर रहे हैं बेटा ग्रुप 4 के हवाले से, ग्रुप 4A। ग्रुप 4A की हमें देनी है जस्टिफिकेशन। अच्छा, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मैं वो बता दूं। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन और लेड। ये 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 के साथ सिमिलैरिटी में कोई पॉइंट आप लोगों के जहन में अगर हो तो आप लोग बता सकते हैं, तो बताएं। नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, हाँ वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट है कि सर हाइड्रोजन के साथ साथ जो बाकी चीजें हैं वो भी नॉन मेटल है। अच्छा यार, एक और तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना कि इसको हम 100% नॉन मेटेलिक नहीं कह सकते। रीजन है इसके पीछे, मैं भी रीजन भी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन जो हमारे पास जस्टिफिकेशन का पॉइंट है वो है हाफ फिल शेल। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हो या हाइड्रोजन हो, दोनों का जो शेल होता है वो हाफ फिल होता है। मतलब क्या है, देखो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, नोट शो हो रहा है आप लोगों को, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं ग्रुप 4 के, ठीक है, और हाइड्रोजन है। अच्छा, ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होने का मतलब ये है, अगर ये सारे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये सारे ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जरा मुझे कोई बताए, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। खामोश है सब, जवाब नहीं है किसी के पास। 4। इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। 4। तो मुझे बताएगा इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर 4। इतना सोच क्यों रहे हो, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना सोच क्यों रहे हो तुम लोग। सोचने की जरूरत पड़ी है इसमें। ठीक है भाई, तो इन सब के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, एक बॉन्डिंग थ्योरी है जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। फर्स्ट ईयर में बॉन्डिंग थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें एक थी पॉसल थ्योरी। और पॉसल थ्योरी कहती थी कि अगर किसी एटम, मतलब कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए 2 ख्वाहिशात रखता है।
या तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यानी कोई एटम कैसे स्टेबल होता है, अगर आपसे कोई सवाल करे तो एटम के स्टेबल होने के लिए उसका ड्यूप्लेट या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये दो बातें हैं कि उसका ड्यूप्लेट या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो वो एटम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सही है। यानी कि एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आखिरी शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा, ये जो कहानी है ना कि या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहानी इस तरह की नहीं है कि जिसका दिल किया, मतलब कोई एटम चाह रहा था तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन रखे और वो स्टेबल हो गया, कोई एटम चाह रहा था उसने 8 इलेक्ट्रॉन रखे स्टेबल हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें जितने हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना 118, तो उन 118 में से कुछ एलिमेंट्स हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर उनके आखिरी शेल में आ जाए तो वो स्टेबल हो जाते हैं, और कुछ एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर उनके आखिरी शेल में आते हैं तो वो स्टेबल होते हैं। अच्छा, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने आखिरी शेल में रखकर स्टेबल हो जाते हैं? तो जवाब है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ये 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं शुरू के जिनके आखिरी शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ये स्टेबल हो जाते हैं। इन 5 एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने आखिरी शेल में लेकर आएंगे तभी स्टेबल होंगे। अच्छा, वो जो 5 एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये 5 एलिमेंट्स। तो उस हिसाब से एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सही भाई, ये रहे। अब इन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इन एलिमेंट्स को भी स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इनके आखिरी शेल में, क्योंकि उन पांचों में से कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है जो मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, तो इन पांचों को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, वैसे इनके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैसे इनके शेल में सर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 चाहिए, 4 हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो सर हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और एक इसके शेल में है। इनको कितने चाहिए? इनको 8 चाहिए और 4 इनके शेल में है। इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए और एक इसके शेल में है। तो इन दोनों ही एलिमेंट्स के, इन दोनों ही टाइप ऑफ एलिमेंट्स के जो शेल होते हैं वो हाफ फिल होते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स से आधे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 4 आपको चाहिए, यानी कि जरूरत 8 की है, 50% है, 50% नहीं है। इसमें चाहिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक है और एक नहीं है, तो इसका मतलब 50% इसमें, 50% इसमें नहीं है। ये वाली बात समझ में आई? ये सिमिलैरिटी क्लियर हुई कि दोनों को हाफ फिल शेल होता है। Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा दूसरी जो सिमिलैरिटी इनके अंदर मिलती है वो क्या है कि इनका जो थर्मोडायनामिकल डेटा होता है, थर्मोडायनामिकल डेटा इज ऑलमोस्ट सेम, तकरीबन एक जैसा होता है, यानी कि कंपैरेटिवली एक दूसरे से काफी मिलता जुलता होता है थर्मोडायनामिकल डेटा। अच्छा, थर्मोडायनामिकल डेटा क्या क्या होता है? देखो, थर्मोडायनामिक्स या थर्मो का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक्स मतलब मूवमेंट, या इससे एसोसिएट करते हैं। फिजिक्स में भी आपने चैप्टर 11 भी शायद पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल से, थर्मोडायनामिक्स उसमें भी है। तो यहाँ पे जो थर्मोडायनामिकल डेटा की बात हो रही है वो कौन कौन है? वो है आईपी वैल्यू, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उसके अलावा एंट्रोपी, उसके अलावा एंथैल्पी। ये सब के सब जो हैं, ये सब के सब थर्मोडायनामिकल डेटा कहलाते हैं। यानी कि ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो हीट से रिलेट करती हैं, यानी कि एनर्जी से रिलेट करती हैं। और थर्मोडायनामिकल डेटा हाइड्रोजन का और ग्रुप 4A एलिमेंट्स का तकरीबन बराबर होता है। 100% इक्वल नहीं होगा और 100% इक्वल हो भी नहीं सकता, लेकिन तकरीबन काफी हद तक सिमिलैरिटी इनके अंदर होती है। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर किसी को है तो वो पूछ सकता है। No, sir.
अच्छा, इसके अलावा तीसरी सिमिलैरिटी क्या है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, सिलिकॉन है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तकरीबन 99% तक कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ये भी एक सिमिलैरिटी आ गई। ग्रुप 1 में डिसिमिलैरिटी थी कि हाइड्रोजन जो है वो 99% आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अलबत्ता जो अल्कली मेटल्स होते हैं तकरीबन 99% आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज सिमिलैरिटी में काउंट हो रही है। क्यों? क्योंकि कार्बन सिलिकॉन यानी कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं बेटा, ये भी 99% तक कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स नहीं बनाते। अच्छा, इसके अलावा हाइड्रोजन नॉन मेटल है और इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। अच्छा, मेटलॉइड का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो करते हैं। लेकिन आम हालात में अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो नॉर्मल कंडीशंस में सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि अगर हमें यानी कि मेटलॉइड्स तो ये है, देखो मेटलॉइड क्या चीज होगी? वो चीज जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे। इसको एक मिसाल से बात समझते हैं। देखो मेटल क्या होता है? एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, और नॉन मेटल क्या होता है? एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसका ये मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते भी होंगे और नहीं भी करते होंगे। अब बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो भी रही है और नहीं भी हो रही? तो ये तो मतलब इसमें कंसेंसस है बड़े, इसमें ये कोई एक मतलब एग्जैक्टली सही चीज समझ में नहीं आई। तो इसको देख लें। देखो कुछ खास कंडीशंस अगर हम इन एलिमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव किया। उसी तरह अगर हम कुछ खास कंडीशंस इनको प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, तो इन्होंने नॉन मेटल की तरह बिहेव किया। यानी कि बिहेवियर दोनों मौजूद है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह का माहौल प्रोवाइड करेंगे और उस माहौल के अगेंस्ट में, उस माहौल के नतीजे में आपके सामने जो है वो मेटल या नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा। अब बात करते हैं आम हालात की। आम हालात में यानी कि जो हमारा नॉर्मल अभी रूम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, इस रूम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटी और रिएक्शन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं और मेटल की तरह अगर इनको बिहेव करवाना होता है तो मेटल की तरह बिहेव करवाने के लिए हमें कुछ खास इनको कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, कुछ खास केमिकल रिएक्शंस इनको देने पड़ते हैं। जब वो खास केमिकल रिएक्शंस या कंडीशंस हम प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये जो है वो उस कंडीशन का हिस्सा बन जाते हैं। सही है? बात समझ में आई बेटा? यस सर। कोई सवाल इसमें, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलते हैं बेटा। अच्छा जी, अब सिमिलैरिटी तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने वो सारी वजूहात देख ली कि ये वजूहात ऐसी हैं कि हाइड्रोजन को ग्रुप 4 में प्लेस कर दिया जाए, यानी कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक काफी हद तक आपस में ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इनको हम साथ रख सकते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्शंस कि हमने इनको भी साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की इस पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं है। तो इसका ये मतलब होता है कि जस्टिफिकेशन अगर है, इस बात की वजाहत अगर है कि हाँ भाई हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में इस ग्रुप में रख दें, तो साथ में वजूहात भी होंगी कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के इस ग्रुप में ना रखा जाए। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्शंस की, कि इसके पीछे ऑब्जेक्शंस क्या है। आपके हिसाब से क्या हो सकती है? कोई भी एक आधी ऑब्जेक्शन अगर आपको लगता हो, कुछ जहन में आता हो कि सर ये बात लगती है, सही? हाइड्रोजन फॉर्म आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, देखो
तो वो तो हमने सिमिलैरिटी में लिखा है ना बेटा कि हाइड्रोजन जो है वो 99% कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ग्रुप 4 वाले भी यही हरकत करते हैं कि 99% तक वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। सर जो 1% जो ग्रुप एक्सेप्शन। 4A के, सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बोलो। सर जो ग्रुप 4A के होते हैं वो P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन होता है वो S ब्लॉक से बिलोंग। वेरी गुड वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको नोट भी कर लेना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो S ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन S पे खत्म होती है। और जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, ऑन द अदर हैंड अगर ग्रुप 4 की बात की जाए तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P ब्लॉक पे खत्म होती है। तो ब्लॉक का फर्क है सबसे बड़ा तो सर। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल ऑब्जेक्शन का पहला और वैलिड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है आप लोग के हिसाब से? कोई और पॉइंट? सर हाइड्रोजन गैस होती है, और जो ये ग्रुप 4A के जो एलिमेंट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। वेरी गुड, हाइड्रोजन जो है वो गैस है, और बाकी जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं जितने भी हैं, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सब के सब सॉलिड्स होते हैं। वेरी गुड, ये 2 पॉइंट्स आपने बता दिए, बहुत अच्छे, गुड। और कुछ लगता हो अगर? सर आपने ये भी बताया था कि हाइड्रोजन डायटॉमिक होता है और ये मोनोएटॉमिक होता वेरी गुड, ये भी पॉइंट कंसीडरेबल है कि सर हाइड्रोजन जो है वो मोनो एटॉमिक होता है, सॉरी डाई एटॉमिक होता है सर, और हाइड्रोजन जो है वो, और बाकी जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं सर वो मोनो एटॉमिक है। ये भी पॉइंट कंसीडरेबल है, मोनो एटॉमिक। वेरी गुड, और बताइए क्या हो सकता है? सर बस चलो इतना भी बता दिया काफी है, मतलब पेपर में तुम्हें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना समझ चुके हो तो ये 3 पॉइंट बहुत होते हैं। एक आधा पॉइंट मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। देखो हाइड्रोजन जो है ना वो यूनिवैलेंट होता है। अभी हमने सिमिलैरिटी में बात देखी थी ना, हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो स्टेबल हो जाएगा, यूनिवैलेंट। और ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके शेल ये जो होते हैं ये होते हैं टेट्रावैलेंट, यानी कि इनके शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये स्टेबल होंगे, ये सिंगल और ये 4। तो ये एक डिफरेंस है इनके दरमियान, यूनिवैलेंट और टेट्रावैलेंट वाला। ठीक है, तो कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, एक और पॉइंट हो सकता है, हाइड्रोजन जो होता है ना बेटा वो हमेशा एक गैसियस फॉर्म में, ओनली वन गैसियस फॉर्म, एक ही गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म्स नहीं होती। अलबत्ता जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहूंगा जरा आप में से कोई मुझे ये जो लफ्ज एलोट्रोपिक मैंने लिखा है जरा इसकी कोई वजाहत दे कि ये क्या लिखा है मैंने, क्या होता है ये? आवाज आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा तो सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं ये चाह रहा था कि ये जो लफ्ज एलोट्रोपिक है जरा इसकी कोई वजाहत दे दे मुझे, अगर आप लोग में से कोई। सर एक से ज्यादा फॉर्म वाले को शायद कहते हैं एलोट्रोपिक। गुड गुड गुड, देखो बी कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स, कोई मसले की बात नहीं है यार। देखो सीखने का अमल है, जवाब गलत हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट जवाब गलत देने
का जो एक वो कहते हैं ना कि हिम्मत या स्टेमिना एटलीस्ट वो आपके अंदर होना चाहिए। तो कोई इशू नहीं है। खैर जवाब ये वाला सही था, एलोट्रोपिक वाला। थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, इनकॉम्पिटेंट था, लेकिन जवाब सही था। मैं समझ गया आपकी बात। कोई और अगर इस जवाब में इजाफा करना चाहे, इस पॉइंट में ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है। नहीं सर मेरे ये ज़हन में आया था बस। चलो सही सर है। जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म्स हो। जिसके एक से ज्यादा फॉर्म्स हों, ठीक है। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म्स सर कहते हैं, जिसकी बोलो मानूर बोलो। सर जिसके डिफरेंट फॉर्म्स हो और स्ट्रक्चर हिसाब से वो डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल मैनर में अलग हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल मैनर में अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। देखो एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस, the existence of a same substance in different physical forms। कोई एक ही चीज अगर अलग अलग तरह से आपके सामने आए या आपको अलग अलग तरह की नजर आए तो उसे कहते हैं बेटा एलोट्रोप्स या एलोट्रोपिक फॉर्म। इसको समझने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो डायमंड और कोल की हो सकती है। देखो कोयला जो होता है, अभी तो वैसे भी सीजन चल रहा है माशाल्लाह से, रोज ही कोयले को जलते हुए देख रहे होंगे आप लोग। यस तो सर। कोयला जो है बेटा वो क्या है? कोयला है कार्बन, ठीक है। और डायमंड जो है, डायमंड भी कहाँ से मिलता है? अगर किसी को पता है तो बताइए जरा। अगर डायमंड हम मतलब ढूंढ रहे हैं, डायमंड कहाँ से मिलता है? सर कोयले को हीट देख के वो बनता है शायद। नहीं, बनाया नहीं जाता, डायमंड सर नेचुरली मिलता है। कोयले की कान से। कोयले हाँ की कान। वेरी गुड। देखो डायमंड भी मिलता कहाँ से? कोयले की कान से ही मिलता है। अच्छा जहां तक रहा तुम्हारा जवाब मास के उसको हीट देकर बनाया जाता है, तो बेटा हम आर्टिफिशियली कोयले को हीट देकर डायमंड नहीं बना सकते। कुदरती तौर पर जमीन के नीचे ही कोयला खुद हीट और प्रेशर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट होता है। अभी तक हम आर्टिफिशियली जो है वो उसको डायमंड में कन्वर्ट करने में इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुए, ठीक है। अच्छा जी, तो कोई डायमंड कहाँ से मिलता है भाई? डायमंड मिलता है सर कोयले की कान से, और कोयला भी वहीं से मिलता है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोयला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि भाई कोयला सर जो है वो कार्बन होता है, ठीक है। आप ये कहेंगे कि सर कोयला कार्बन होता है। बेटा जब कोयला कार्बन है और डायमंड भी कोयले की कान से मिल रहा है तो डायमंड भी क्या होना चाहिए? उसूलन डायमंड भी सर कार्बन ही होना चाहिए। बिल्कुल डायमंड भी कार्बन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मवाजना करें कार्बन कोल के बीच और डायमंड के बीच, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। हैं दोनों ही कार्बन, हैं दोनों ही एलिमेंट्स, लेकिन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस में कितना फर्क है? जमीन आसमान जितना फर्क है। दोनों की मार्केट वैल्यू में, दोनों की पसंद नापसंद में, दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान जितना फर्क है। इस चीज को कहते हैं एलोट्रोपी, यानी कि वो कह सकते हैं कि दोगलापन, किसी एक चीज का मुख्तलिफ अशकाल में पाया जाना। सही है बेटा? यस सर। ठीक है। कोई सवाल या कंफ्यूजन है इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। सर शेप वो नहीं रखता इसमें मायने? नहीं बेटा, शेप देखो डिफरेंस हो सकता है शेप में, क्योंकि जैसे ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोपी है कार्बन का, और डायमंड भी एक एलोट्रोप है। डायमंड का शेप होता है टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट का होता है हेक्सागोनल। तो शेप ऑफ क्रिस्टल जो है वो अलग हो सकता है, उसका मसला नहीं। ठीक है। और कोई सवाल बेटा किसी को?
और कोई सवाल बेटा किसी? ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक। कल इंशाल्लाह ग्रुप 7 कंप्लीट करके इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।